हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या हो मूर्ति कला की जानकारी, आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासेस, सारी टॉपिक्स पर वीडियो यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं जो कि कला से संबंधित है। तो जिस क्रम में हम चल रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेके हम लोग सारे सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, फिर हम पुनरुत्थान काल, पाषाण, इधर हम आ जाते हैं राजस्थानी शैली, मुगल शैली, सभी होते हुए हम आए बंगाल शैली में। और बंगाल शैली के बाद हमने सारे ग्रुप्स को पढ़ा, और आज जिस ग्रुप के चित्रकार को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे ग्रुप के एक और चित्रकार अकबर पद्मसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पिछली वीडियो जो हमने तैयब मेहता पर दी थी, उन्हीं की तरह यह भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्रकार हैं। तो आइए हम इनको आज पढ़ेंगे और आपको इनके विषय में बताएंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन और वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम शुरू करते हैं चित्रकार अकबर पद्मसी को पढ़ना। आर्टिस्ट अकबर पद्मसी, जिनका जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इनका जन्म हुआ था। अकबर पद्मसी का जन्म मुंबई में हुआ था। ये चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, फोटोग्राफर थे, लिथोग्राफर थे, प्रिंट मेकर थे, कंप्यूटर डिजाइनर थे। याद रखें, 12 अप्रैल 1928 ईस्वी को एक चित्रकार का जन्म हुआ। और एक ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ जहां पर इनके पिता एक लेखक थे, एक पत्रिका का संपादन करते थे, लेखक का काम करते थे। वहां ये अपने पिता की उन पत्रिकाओं को देखकर, उनमें छपे चित्रों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो क्या क्या इन्होंने किया है, किसके बाहर हम इन्हें निकाल सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो पहली बार तो ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, इन्होंने चित्रकला में भी काम किया, इन्होंने मूर्तिकला में भी काम किया, फोटोग्राफी में भी इन्होंने आजमाया, तो इन्होंने ग्राफिक कला में भी हाथ आजमाया, साथ ही फिल्म मेकिंग में भी काम किया और कंप्यूटर डिजाइनिंग में भी काम किया। तो इन्होंने एक तरीके से बहुत सी प्रतिभाओं में काम किया। सबसे ऊपर इसलिए मैं लिख देती हूँ ताकि आपको नाम आते ही, अच्छा वही वाले अकबर पदमसी जो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, फोटोग्राफर के साथ लिथोग्राफर और फिल्म मेकर के साथ कंप्यूटर डिजाइनर भी थे, है ना। तो इनकी कला में भी वो दिखेगा। पीछे इनके एक पेंटिंग लगी हुई है जिसे आप देख भी सकते हैं। इनके चित्र जली हुई झाड़ियों के समान लगते थे। ये अपने स्ट्रोक्स को ऐसे मारते थे कि इनके चित्र जली हुई झाड़ियों के समान लगते थे। सबसे पहला पॉइंट, इनकी पहचान। क्वेश्चन आ जाए किसके चित्र जली हुई झाड़ियों के समान लगते थे, तो आपको पहली पहचान याद रखनी है, किसके? अकबर पदमसी के। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर पूछती हूँ, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। हो गया मैम ने क्लास शुरू नहीं की, क्वेश्चन पूछने लगी। बर्nt वुड, मैंने आपको बताया था, बर्nt वुड में किस चित्रकार ने काम किया है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, बर्nt वुड का चित्रकार कौन है? किस चित्रकार ने बर्nt वुड का वुड माध्यम का प्रयोग किया है? आप ये जान लीजिए, थोड़ा भी अलग है अगर कोई चित्रकार का तकनीक या कुछ भी, तो वो जो है आपको तुरंत याद करना है कि अच्छा इन्होंने ऐसे किया। जैसे यहाँ पर आप एक चित्र भी देखो, जली जलाई लकड़ियों के, ऐसा लगता है जली हुई झाड़ियां खड़ी हो, ऐसे चित्र इन्होंने बनाए हैं। इनकी शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई है, याद रखना, जमशेद जीजा भाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी पत्नी भानुमति थी, इनका असली नाम सोलेज गौनेले था। सोलेज गौनेले को भानुमति के नाम से भी जाना गया है। तो इनकी पत्नी जो थी अकबर पदमसी की, कौन थी? सोलेज गौनेले थी। कार्यस्थली इनकी जुहू स्टूडियो में इन्होंने काम किया है, अपना एक अलग स्टूडियो बनाया इन्होंने, और जुहू स्टूडियो जहां पर इन्होंने काम किया है। तो हमारे अकबर पदमसी ने काम कहाँ किया है? तो जुहू स्टूडियो में किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी अकबर पदमसी की कला यात्रा की बात करते हैं। अकबर पदमसी जी, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। कब हुई है?
सन 2020 में हुई है। कब हुई है? सन 2020 में हुई है। 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना। हमारे समकालीन चित्रकारों में आएंगे। सबसे पहली बात देखो, आधुनिक चित्रकारों में वे चित्रकार आ जाते हैं जिन आज से लगभग आप मान लो 20 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई, वे आधुनिक चित्रकारों में है। 20-22 साल पहले हो गई। और जो अभी लगभग 10-15 साल के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है, अब तक वे समकालीन में आएंगे। थोड़े टाइम बाद वे आधुनिक चित्रकारों में आने लग जाएंगे। तो समकालीन चित्रकारों में अब 10-15 भी छोड़ दो, अगर 5 साल के अंदर किसी की मृत्यु हुई तो वो तो समकालीन में आना ही आना है। तो पद्मसी जो है समकालीन चित्रकार हैं। इनके अधिकांश चित्र ज्यामिति पर आधारित हैं। इनके चित्रों में अगर हम कहें तो कहीं न कहीं घनवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यामितीय आकार हैं। आपको पता होगा, कोणीय आकार या फिर वृत्ताकार, वर्गाकार, मतलब कहीं न कहीं ज्यामितीय आकार लिए हैं। हम जो आधुनिक, जैसे हमने श्यावक्ष चावड़ा को पढ़ा था, बड़े ही कोमल रेखांकन के साथ उन्होंने नृत्य का चित्रण किया था, खास करके भरतनाट्यम का। तो इनके चित्रों में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इनके चित्रों में क्या मिलता है? हमको कोणीय आकार मिलते हैं और इसमें लोक की व्यंजना है। इन्होंने क्या किया है? पंचतत्वों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को, बहुत सारे लोक के जीवन को, इन सबको जो हमारे आप देखोगे, जो हमारा ग्रामीण संस्कृति है, जो लोक कला है, जैसे अभी 2-4 दिन में करवा चौथ आ रहा है, उदाहरण के लिए आप देख लो, करवा चौथ आ रहा है। अब तो करवा चौथ का पूरा जो है सीन वो कैलेंडर में समायोजित हो गया या कैलेंडर में संकुचित होके रह गया। तो जब कैलेंडर में ये संकुचित होके रह गया, इससे पहले जब हम चित्रण देखते हैं दीवालों पर, माएँ क्या करती थी? माएँ, हम लोगों की मम्मियाँ आज भी बनाती हैं। दीवालों पर क्या होता था कि पहले उसकी पुताई होती थी, जैसे अजंता की दीवारों की पुताई हुई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा रही हूँ इनसे हटके, ताकि आपको ये समझ में आए कि लोक कला की व्यंजना इनके चित्रों में कहाँ से आई है। तो बात ये कि जब दीवालों पे पहले क्या करते थे, पहले उसको पोतते थे, फिर उसके ऊपर मिट्टी और चूने, पहले मिट्टी का और गोबर का लेप लगाते थे, फिर उसके ऊपर जो है क्या लगाते थे? चावल के आटे का या चूने का लेप लगाकर उस धरातल को सफेद करके उस पर ज्यामितीय आकृतियां बनाते थे। आप देखो, पहले आप जब देखोगे, आज भी सांझी माता कुछ लोगों ने देखी होगी, जिनके यहाँ सांझी बनती है, मैं उनकी भी बात करूं तो ऐसे बनती है हमारे यहाँ मानव आकृतियां। उनके पैर गोल नहीं होते, उनके पैरों में कोई खास ऐसा नहीं होता, या तो इधर मुड़े होंगे या तो इधर मुड़े होंगे। हाथों को ऐसे मोड़ दिया जाता है और सिर क्या, ऐसे। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखो, पूरी ज्यामितीय आकृति दिखाई दे रही है। वही लोक कला की व्यंजना हुई है। फिर चाहे सांझी आकृति हो, चाहे हमारी मैथिली मिथिला की कला हो, चाहे हमारी यूपी की कला हो, या फिर हमारी करवा चौथ वाली कला हो, तो हमारी जो लोक कलाएं हैं उनमें हम अब जो नए जाते हैं, जैसे मैं जब घर पे रहती तो मेरी मम्मी कहती कि करवा चौथ बना दो, तो हम अपने आधुनिक वाले चित्र बना देते। लेकिन वो आज भी जो गौरी माता होती हैं, वो मुझे आज भी नहीं बनाने देती हैं, वो ऐसे ही बनाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लोक कला की व्यंजना है इनके चित्रों में, ज्यामितीय आधार है। ठीक है, लोक कला और ज्यामितीय आधार दोनों का आपने समझ लिया कि इनका जो है संबंध कैसे है। हालांकि तब के चित्रकारों के पास कोई माप पटरी वटरी नहीं होती थी, लेकिन ये आसानी से बन जाते थे। पद्मसी के पद्मसी ने अपने चित्रों में तूलिका घातों व नाइफ के द्वारा, तूलिका घात मतलब ब्रश के जो स्ट्रोक्स लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? तूलिका घात कहते हैं। वह नाइफ के द्वारा एक विशेष प्रकार का पोत तैयार किया। पोत आपको पता है धरातल का गुण होता है। धरातल का गुण होता है, पोत क्या होता है? धरातल का गुण होता है, टेक्सचर होता है ना। तो एक ऐसा टेक्सचर उत्पन्न किया जिससे इनके चित्र क्या लगते हैं? जली हुई झाड़ियों के समान लगते हैं। क्वेश्चन आता है पोत क्या है ना? पोत क्या है, पूछा जाता है। ऐसा तैयार किया है इन्होंने कि ये ऐसे जली हुई झाड़ियों के समान लगते हैं। तो याद रखना, इन्हें उपनिषदों का चित्रकार कहा जाता है। इनके चित्रों में जब हम देखेंगे नक्षत्र, ग्रह, तारे, मंडल, पंचतत्व, इन सभी का समायोजन करने का प्रयास कहीं न कहीं जो इन्होंने किया है, इस कारण से, और उपनिषदों पर भी इन्होंने चित्रण किया, तो इन्हें उपनिषदों का चित्रकार कहा जाता है। और ये रजा के साथ जो है पेरिस गए थे। किसके साथ पेरिस गए थे? रजा के साथ। अच्छा, प्रोफेट, आपने नाम सुना होगा, प्रोफेट। प्रोफेट आकृतियां रजा ने बनाई है। रजा की आकृतियों को प्रोफेट आकृतियां कहा जाता है, जो कि क्या होता है, जिनके सिर मुड़े हुए सिर वाली आकृतियां प्रोफेट कही जाती हैं।
इन्होंने भी बनाई, रजा ने इनकी आकृतियों को नाम दिया प्रोफेट, और रजा ने भी कुछ आकृतियां बनाई हैं। तो प्रोफेट आकृतियां भी याद रखनी है आपको, ठीक है। इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। बात किसकी मैं कर रही हूँ? अकबर पदमसी की, जो कि बॉम्बे ग्रुप के चित्रकार रहे हैं, ठीक है। इनके चित्रों की बात करें, ग्रीन लैंडस्केप, सिटी स्केप, टकोटम। अच्छा, ग्रीन लैंडस्केप से आपको एक और पेंटिंग नहीं याद आती है? ग्रीन लोटस पॉन्ड किसकी है? चलो आप कमेंट में बताओ, ग्रीन लोटस पॉन्ड। बहुत फेमस चित्रकार की है, और हाल ही में उनकी भी मृत्यु हो गई है। फरवरी में उनकी मृत्यु हुई है, फरवरी 2024 में। चलो, ग्रीन लोटस पॉन्ड किस चित्रकार की कृति है? आप लोग बताइए फटाफट। चलो, इनकी क्या है? ग्रीन लैंडस्केप, सिटी स्केप, टकोटम, रिक्लाइमिंग न्यूड, लेटी हुई अनावृत्या, अनावृत्या, जो कि 2011 में न्यूयॉर्क की सोथवी में बिकी है। कितने में बिकी है? 14,26,500 अमेरिकी डॉलर में यह पेंटिंग बिकी है सोथवी की नीलामी में। कौन सी पेंटिंग? रिक्लाइमिंग न्यूड, लेटी हुई अनावृत्ता। 14,26,500 रुपए में बिकी, और कहाँ बिकी? न्यूयॉर्क के सोथवी की नीलामी में। याद रखना। अच्छा, करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था इनकी एक और पेंटिंग बिकी है हाल ही में, शायद सैफरन की नीलामी में 2024 में। मैंने आपको बताया था। फटाफट बताओ आप लोग, कौन सी पेंटिंग बिकी है? आगे मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप कमेंट में बताओ। और अगर आपने करंट अफेयर वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, वो आप जरूर देख लेना। उसमें जो समकालीन चित्रकार या समकालीन घटनाएं हैं, उनके विषय में मैंने बताया है। इनकी एक और पेंटिंग है, नीली औरत पीले में। ये भी याद रखना किसकी है? अकबर पदमसी की पेंटिंग है, नीली औरत पीले में। मिरर इमेज, और एक है मेटा स्केप, ये अलग है मेटा स्केप, ठीक है। मिरर इमेज अलग है, और मेटा स्केप इनकी पेंटिंग अलग है। मेटा स्केप में ही इन्होंने बहुत सारी ऐसे तत्वों को समाहित किया है, जैसे कि हम कह सकते हैं उपनिषद वाले, जिनको मैं बार बार दोहरा रही थी, चांद तारे वगैरह, ठीक है। फिर है पोर्ट्रेट ऑफ एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन का पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया, और आपको बता दूं कि इन्होंने भी चित्रण जो शुरू किया था, पोर्ट्रेट से ही शुरू किया था। इनके पिता जी की जो मैगजीन थी, संडे वीकली करके थी, इलेक्ट्रेटेड वीकली। तो इलेक्ट्रेटेड वीकली में कुछ जो पेंटिंग्स छपती थी, जो चित्र छपते थे, उनको देखकर बनाने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे ये चित्र को बनाने लगे। उनकी शुरुआत एक तरीके से व्यक्ति चित्रों के रूप में हुई, फिर धीरे धीरे इन्होंने दृश्य चित्र, अमूर्त चित्रण की ओर रुख कर लिया, ठीक है। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में काम करने का मतलब फिल्म मेकिंग का काम किया है। इनकी एक फिल्म सिजगी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द एज एज द क्रो आइज है। फिर है इवेंट्स इन क्लाउड चैम्बर, इवेंट्स इन ए क्लाउड चैम्बर, इंपॉर्टेंट फिल्म है ये तीनों, याद रखना। इन तीनों फिल्मों को बनाने का इन्होंने काम किया है। ये 8 भाई बहन थे, है ना। 8 भाई बहन थे, जिनमें से इनके एक भाई एक्टर भी थे। अब हम देख लेते हैं अकबर पदमसी के पुरस्कारों को। सन 1965 में इन्हें जेडी रॉक फेलर तृतीय फंड फेलोशिप प्राप्त हुई। तो 1967 ईस्वी में इन्हें आर्टिस्ट इन रेजिडेंस स्काउट स्टेट इन यूनिवर्सिटी विस्कॉसिन में भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 1969 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। 1997 में इन्हें भारत सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान से इन्हें कब सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा? तो 1997 ईस्वी में इन्होंने कालिदास पुरस्कार प्राप्त किया। तो वहीं सन 2004 में इन्हें कला रत्न, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कला रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, या इन्हें सम्मानित किया गया। बात किसकी हो रही है? अकबर पदमसी की हो रही है। सन 2010 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल भी मैंने आपको पढ़ाए थे तैयब मेहता, तैयब मेहता, दोनों को सेम पुरस्कार मिले हैं, है ना। तैयब मेहता को भी पुरस्कार मिले हैं। कौन से पुरस्कार मिले हैं आपको बताना है। देखो, कालिदास भी तैयब मेहता को मिला,
और तैयब मेहता को अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण भी मिला। कब मिला बताना है आपको। इनको तो हमने देख लिया 1997 में मिला, ठीक है, अकबर पदम सिंह को। और तैयब मेहता को कब मिला? 2010 में पद्म भूषण अकबर पदम सिंह को मिला। तैयब मेहता को कब मिला आपको बताना है। मैं देखना चाहती हूँ आपने पिछली वीडियो कितने मन से देखी है, और नहीं देखी है तो भाई देख लिया करो, हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। आज हमसे कोई कह रहा था कि क्या फायदा है, आप स्कूल से जाओ फिर ये मेहनत करके बनाओ, क्या ही मिलेगा। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे सुकून मिलता है। और बात रही, मुझे अच्छा लगता है कि एक तो खुद को बिजी रखते हैं, दूसरा इसी बहाने कुछ तो हेल्प होगी किसी की। वरना भाई देखो बहुत सारे कोर्स बेच रहे लोग, बहुत सारी क्लासेस करा रहे हैं, और सही है उनके पास कॉन्फिडेंस है इस चीज का और उनका मटेरियल है, तो वो दे रहे हैं आपको। मैं जितना दे पा रही हूँ, जितनी खोज कर पा रही हूँ, जितना आपको बता पा रही हूँ उतना बता रही हूँ, ठीक है। मुझे कोई लाभ, कोई लोभ, कोई लालच चाहिए नहीं, कोई लालच है नहीं। लेकिन हाँ इतना है, जब मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तो आप देख ही लो, देख लो और शेयर कर दो, ताकि औरों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। अन्यथा भाई देखो ये यूट्यूब है, यहाँ हर चीज बहुतायत की मात्रा में मिलती है। हाँ इतना मैं जरूर कहूंगी कि मैं गलत नहीं बताऊंगी, भले ही मुझे ना आ रहा हो मैं ना बताऊं, लेकिन यहाँ से आपको कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। दोषी न बताने वाले से गलत बताने वाला ज्यादा होता है, क्योंकि गलत चीज अगर दिमाग में एक बार रह गई और कहीं वो एग्जाम में आ गई तो बड़ी आफत होती है, ठीक है। अब हम अकबर पदमसी से जुड़े हुए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, एक तरीके से आप वन लाइनर देखना, ठीक है। किस चित्रकार के पूर्वज दरबारी कवियों के इतिहासकारों में चारण कहे जाते थे? तो ये दरबारी कवियों में पदमसी के पूर्वज जो थे दरबारी कवि थे, और उनके पूर्वज जो है इतिहासकारों में चारण जाति के थे, चारण जाति के थे। इनको पद्मसी जो है, पद्मसी इनको उपाधि दी गई थी, इनके परिवार की उपाधि थी, ठीक है। फिर अभिनेता अलीक पदमसी इनके भाइयों में से एक है, इनके 8 भाई बहनों में से एक है अलीक पदमसी, जो कि हैं इनके भाई थी, ठीक है, याद रखना। फिर अकबर पदमसी का पहला एकल शो, देखो एकल शो जो भारत में हुआ वो जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित हुआ, एकल शो, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ? 1954 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित हुआ अकबर पदमसी का। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 2020 को 91 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई है, जो कि कहाँ है? भारत में है। भाई सब याद रखना, आप सब भाइयों एवं बहनों भी, सब लोग आप लोग याद रखना, जितने स्टूडेंट्स हैं आप सब टीचर्स। क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो मैंने सब चीज बता दी। कितनी जनवरी को हुई पूछ ले, 6 जनवरी को हुई। कब हुई? 2020 में हुई। कितने वर्ष के हो गए थे? 91 ईयर्स के हो गए थे, 91 वर्ष के हो गए थे। कहाँ हुई? कोयम्बटूर में हुई। अगर राज्य पूछ ले तमिलनाडु है, देश तो अपना भारत है ना। अब जैसे हम पूछे हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी, चलो आप लोग बताओ, एमएफ हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? कमेंट में बताओ, देखते हैं। और इनकी भी पूरी वीडियो मैंने आपको दे रखी है। अकबर पदमसी की पहली एकल प्रदर्शनी की बात करें 1952 ईस्वी में पेरिस में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई थी, क्योंकि ये चले गए थे पेरिस। और किसके साथ चले गए थे? रजा के साथ पेरिस चले गए थे, ठीक है। इनके द्वारा चित्रित अमूर्त चित्रों को इन्होंने खुद कहा है मेटास्केप। ये कहते हैं मेरे अमूर्त चित्र जो है वो क्या है? मेटास्केप है। तो मेटास्केप कहा गया है या कहा जाता है किसके द्वारा? इन्होंने खुद कहा कि भाई मेरे जो चित्र हैं वे क्या है? मेटास्केप है, ठीक है। चित्रों का नेत्रों द्वारा आनंद उठाने में ही सार्थकता है। इनका कहना था चित्र वो नहीं जिसमें तुम्हें दिमाग भिड़ाना पड़े, चित्र देखो तुम्हें समझ में आ जाए कि अच्छा ये बनाया है और मन में उतर जाए, वही चित्रण की सार्थकता है। किसका कहना है? अकबर पदमसी का, ठीक है। 13 दिसंबर 2023 को, मैंने 24 बोल दिया था पहले, 13 दिसंबर 2023 को मुंबई में सैफरन आर्ट की नीलामी में पद्मश्री की पेंटिंग वुमेन विद कॉर्न, मतलब लगभग आज से 8 9 10 11 महीने पहले, वुमेन विद कॉर्न 25 करोड़ रुपए, $3.12 मिलियन में बिकी है। कितने में बिकी है? $3.12 मिलियन में 25 करोड़ रुपए में बिकी। किसकी पेंटिंग है?
तो अकबर पदमसी की पेंटिंग है। आपको याद रखनी है कितने में बिकी है? 3.12 मिलियन डॉलर मतलब 25 करोड़ रुपए में यह पेंटिंग बिकी। कौन सी पेंटिंग? वुमेन विद कॉर्न, ठीक है, भुट्टे के साथ औरत। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो अभी हाल ही में बिकी है, तो इनकी ये पेंटिंग का नाम भी याद रखो, कब बिकी, कहाँ बिकी, ये भी एक ऐड ऑन कर लेना। इसलिए मैंने वहां पेंटिंग्स में इस पेंटिंग का नाम नहीं दिया था, ठीक है। इनकी इन्होंने ईसा मसीह और महात्मा गांधी के जीवन पर भी चित्र श्रृंखला बनाई। इनका मानना था कि जो ईसा मसीह की मृत्यु है या जो उनका क्रूस पर लटकाया जाना है, यह सबसे बड़ी त्रासदी थी। उस त्रासदी को दिखाने के लिए इन्होंने ईसा मसीह के जीवन से भी बहुत सारे चित्र बनाए। और वहीं महात्मा गांधी को भी ये त्याग और बलिदान की मूर्ति मानते थे, इसलिए इन पर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। 1970 से 1983 के बीच इन्होंने मेटास्केप बनाया। मेटास्केप इनकी एक श्रृंखला है, ठीक है, क्या है? श्रृंखला है, जिसमें संस्कृत के श्लोकों के साथ सूर्य, चंद्रमा, तारों आदि की गतिविधियों का समायोजन किया है। ज्यामितीय आकार हैं। 1970 से 83 में इन्होंने एक श्रृंखला बनाई जिसका क्या नाम है? मेटास्केप। पूछ लिया जाए तो कौन सी श्रृंखला है? मेटास्केप है, जिसमें संस्कृत के श्लोकों के साथ सूर्य, चंद्रमा गतिविधियों का समायोजन किया। अब क्वेश्चन एक और बन जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपने कोई ऐसा चित्रकार देखा है, या मतलब वह कौन सा चित्रकार है जिसने अपने चित्रों में संस्कृत के श्लोकों के साथ चंद्रमा, तारा, सूर्य को समायोजित किया है? तो कौन हो जाएगा? अकबर पदमसी हो जाएंगे, याद रहेगा आपको। हिंदी के कवि मुक्तिबोध। मुक्तिबोध हिंदी के प्रगतिशील प्रगतिवादी कवि हैं। आपको याद रखना है, प्रयोगवादी प्रगतिवादी कवि है। इतना आप प्रयोगवाद प्रगतिवाद में मत जाओ, इतना याद रखो। चांद का मुंह टेढ़ा एक बार और कहीं आपने सुना है, किसी और ने इसका चित्रण किया है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप कमेंट में बताओ कि वह कौन सा चित्रकार है जिसने चांद का मुंह टेढ़ा है पर और चित्र बनाए हैं। साथ ही हमारे अकबर पदमसी ने भी चित्र श्रृंखला बनाई है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसी के साथ इन्होंने मृत्यु मुखौटे, मृत्यु के मुखौटे या मृत्यु मुखौटे भी इन्होंने चित्र श्रृंखला बनाई है। क्वेश्चन आ जाए, मृत्यु मुखौटे किसकी श्रृंखला है? अकबर पदमसी की श्रृंखला है। इनके द्वारा यह बनाई गई बहुत ही प्रसिद्ध श्रृंखला। इसमें क्या है? जीवन की बीभत्स स्थितियों को दिखाया गया है, वही जली जलाई झाड़ियों की तरह, ठीक है। तो ये इनके विषय में जो हम जितना जाने हैं, अगर आप इतना याद कर लो तो 100% अगर पद्मसी से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा, है ना। अकबर पद्मसी से क्या आएगा भाई? उनकी पहली कल प्रदर्शनी पूछेंगे, पहला शो पूछेंगे, या पेंटिंग पूछेंगे, या सबसे महंगी बिकी पेंटिंग पूछेंगे, या हाल में बिकी हुई पेंटिंग पूछेंगे, या क्या समायोजित करते थे ये पूछेंगे। सब तो हमने आपको बता दिया, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ कि वह कौन सा चित्रकार है जिसने मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद चप्पल पहनना त्याग दिया था? वो चप्पल कभी नहीं पहने उसके बाद, बहुत परेशान रहे, या हम कहें इनकी मृत्यु से बहुत दुखी हुए थे। देखो, मुक्तिबोध भी एक ऐसे चित्रकार, वो सॉरी चित्रकार बता रहे, कवि थे। थोड़ा सा मैं बता दूं, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने लोगों की पीड़ा का वर्णन किया, किसी का गुणगान नहीं किया उन्होंने, है ना। तो वो अलग कवि थे, उनको चित्रित करना इन लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि वो इन्हीं की तरह थे, थोड़ा अलग करने वाले, थोड़ा हटके करने वाले, भयावहता दिखाने वाले। एक दृश्य दिखाते हैं अपनी कविता में कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसको कोड़ों से मारा जा रहा है, उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई हैं, खून बह रहा है, और फिर भी उसके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, मिनट मिनट पर बरसाते हैं बेबस डंडे करके कविता है। तो उस चीज को चित्रित करना भी आसान है। मैंने आपको बताया, आप चित्रित कर सकते हो, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा, दूसरा मार रहा है, उसको खून से लोहू लुहान बना दिया, हथौड़े मारे जा रहे हैं। तो ऐसे इनको, इन सब चित्रकारों को भी उन्हें चित्रित करने में अच्छा लगता था। किसकी बात हो रही है? मुक्तिबोध की। और किस चित्रकार के से जुड़ी कर रहे हैं हम? अकबर पदमसी से, ठीक है। तो ये थे हमारे अकबर पदमसी, बॉम्बे ग्रुप के चित्रकार, जिनका जन्म हुआ 1928 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 2020 में।
हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, इससे पहले तैयब मेहता का जन्म कब हुआ था? भाई हम जोड़ के चल रहे हैं ताकि आप याद रखो, ठीक है। चलो, तो ये थे आज के चित्रकार। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर शाम 6 बजे आप नोटिफिकेशन के साथ ही क्लास में आ जाया करिए। आपके क्वेश्चंस, आपके जो है आंसर्स मैं सब देखती हूँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।